नमस्कार दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार क्या है, और उससे संबंधित कुछ चीज़ें जो हमने आपको बताई थी, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक आम नागरिक होने के नाते भी आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो समानता के अधिकार से संबंधित जितना भी जो भी फैक्ट था वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। इसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है कि किसी भी व्यक्ति को भारत क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें इसके बाद 19 के पहले जो आर्टिकल 19 है उसका जो पहला पार्ट है 19(1) जिसको हम बोलेंगे, तो उस 19(1) के अंतर्गत ये 7 पार्ट हमें दिए गए हैं। अब इन 7 पार्ट में से जो ये छठा पार्ट था संपत्ति का अधिकार, जो एफ पार्ट, एफ ए बी सी डी ई और एफ जो पार्ट था इसका, इस एफ पार्ट को हमने क्या कर दिया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटाते हुए एक वैधानिक अधिकार उसको घोषित कर दिया गया और भाग 12 में आर्टिकल 300A के अंतर्गत उसको रख दिया गया। तो यहाँ से उसको हटा के अब वर्तमान में आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अगर कोई आपसे पूछे कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल उसमें टोटल आर्टिकल की संख्या है कितनी, 6। तो आर्टिकल 1 का पहला पार्ट बोलता है कि वाक, अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम इसमें देखते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हम देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने, अपने विचारों के अभिव्यक्ति से कोई भी रोक नहीं सकता, इस बारे में ये आज़ादी देता है। तो जहाँ पर हमें जो 19(1)A है वो हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से हम याद करने की एक ट्रिक जो मैं बताता हूँ आपको, किस एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। आपने कहीं पर आप अपने विचार दे रहे हैं, ठीक है, आप अपने विचारों के लिए या आप अपने भाषण दे रहे हैं कहीं पे, तो भाषण जैसे दे रहे हैं तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आपको सुनना प्रारंभ कर दिया, लोग एकजुट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो सम्मेलन हो गया वहाँ पे, और जब सम्मेलन हुआ तो आपने कहा कि इतना लोग तो भीड़ हुई की है, अब मेरे विचार या मेरे विचारों को मानने वाले या मेरे को सुनने वाले जो लोग ये सम्मेलन बना लिए, इतनी बड़ी जो भीड़ हो गई है, इस भीड़ को क्यों ना मैं एक संघ बना लूँ, इसका एक संगठन बना लूँ। और जब आपने उसका संगठन बना लिया तो आप उस संगठन को, उन लोगों को लेके कहीं पर भी दूसरी जगह पर लेके चले गए, तो भ्रमण पे निकल गए। जब भ्रमण पे निकलोगे तो वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर भी आपने जब भ्रमण किया तो आपको वहाँ पर क्या चाहिए, निवास, रहने के लिए कोई जगह चाहिए। अब जैसे आपने रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो जिस जगह आप रह रहे थे, संविधान बोला कि जिस जगह आप रह रहे थे उस जगह को आप कहीं खरीद ना लो, उसको ही अपना न मान लो, ठीक है ना, उसी में कहीं अपना अधिकार न जमा लो। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार वहाँ से हटा दिया, और जब आप वहाँ पर रह रहे हो तो वहाँ पर से उसके बाद आपने अपने उन विचारों को मानने से आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपना नई चीज़ें या नई सर्विस देनी वहाँ से प्रारंभ कर दी। तो भारत में व्यापार, व्यवसाय इत्यादि आपने शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने क्या बताया, पहले में आपने भाषण दिया, भाषण देने से आपके जो लोग जुड़े, तो संगठन या सम्मेलन या समारोह। तीसरे में समारोह, लोग आपसे एकत्रित हुए, तो सम्मेलन या समारोह का रूप उसने ले लिया, और आपने उन्हीं लोगों को क्या कर लिया, एकत्रित करके एक संगठन बना लिया, और उन लोगों को लेकर आप भ्रमण पर निकल गए। वहाँ पर रहे तो आपको निकले तो आपने निवास के लिए कोई जगह ढूंढी, और वहाँ पर संपत्ति के अधिकार को इसको संविधान ने हटा दिया, और व्यापार व्यवसाय। ये मात्र एक ट्रिक है, इसको समझना कैसे है। आर्टिकल 19 के 1A में दिया गया है कि वाक, अभिव्यक्ति और जो भाषण है उससे संबंधित अधिकार आपको दिए गए। 19(1)A के जो सेकेंड क्लॉज में क्या दिया गया कि सम्मेलन या समारोह करने का अधिकार। थर्ड में संघ या संगठन बनाने का अधिकार। फोर्थ में भ्रमण करने का अधिकार, भारत में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं। फिफ्थ में भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं। सिक्स्थ में आपको संपत्ति भारत में कहीं पर भी क्या, जो संपत्ति खरीद के आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये संपत्ति या ये संपत्ति मेरी फंडामेंटल राइट है इत्यादि, ठीक है। और सातवें के लिए, इसीलिए जब इसको वैधानिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट नहीं किया, तो ये हमारा स्टेट का मैटर हो गया। भू कानून जैसे आप देख रहे हैं, तो राज्य चाहे तो किसी बाहर वाले व्यक्ति को वो जमीन खरीदने से रोक सकती है, जैसे हिमाचल प्रदेश इत्यादि में है, ठीक है ना। तो ये संपत्ति का अधिकार वो आपने हटा दिया, और सातवें में वहाँ पर रह के व्यापार इत्यादि, व्यवसाय इत्यादि स्टार्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल 9 के पहले पार्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है आर्टिकल 9 के फोर्थ पार्ट में, आर्टिकल 19 फर्स्ट के फोर्थ में क्या दिया है, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। और इसके बाद ये तो रहा आर्टिकल 19(1) के सब पार्ट्स। फिर आर्टिकल 19 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इसी तरीके से ये 6 पार्ट
टोटल आर्टिकल 19 में 6 पार्ट हैं, 19(1) के अंदर भी 6 पार्ट हैं, ठीक है। फिर 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो हैं ये आर्टिकल 19(1) पे युक्ति निर्बंधन लगाते हैं कि आप भ्रमण कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ नहीं घूम सकते, वो चीज़ें, कहीं पर संगठन बना तो किस प्रकार का संगठन आप नहीं बना सकते, कहीं पर समारोह कर रहे तो किस प्रकार के समारोह आप नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन आर्टिकल्स में उसको समझाया गया है। आर्टिकल 20 अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यदि आप कोई गुनाह करते हैं तो उन गुनाह करने पर आपको जो दी जाने वाली सजाएं हैं उनके संबंध में कुछ संरक्षण आपको आर्टिकल 20 देता है। जैसे कार्योत्तर विधियों के बारे में संरक्षण, दोहरे दंड से छूट और अपने विरुद्ध गवाही देने से छूट। कार्योत्तर विधियों के संबंध में संरक्षण एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज ये क्या कहता है कि जो कानून आज की डेट में किसी काम को करने के लिए है उसके अंतर्गत जो सज़ा है, अगर कल के दिन में वो सज़ा कम हो जाती है तो आपको संरक्षण मिलेगा उसमें। तो कल के दिन जो कम सज़ा वाली जो कानून है, जो सज़ा कम हुई, जैसे सलमान खान के द्वारा वही हिरण वाला केस ले लो, आज के दिन में अगर बोल दिया जाता है कि उस हिरण को मारने के लिए मात्र 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आपको छूट मिल जाएगी, जबकि इससे पहले कानून बनाया गया कि उसमें आपको जेल होगी। तो वर्तमान में सज़ा कम कर देगी तो उस पर को कम वाली सज़ा है वो लागू हो गई। ये नहीं कि आज की डेट में अगर पहले 2 साल की सज़ा थी आज हमने 10 साल कर दी तो अभी उसको 10 साल की जेल होगी, ऐसा नहीं है। जो उसके संबंध में संरक्षण है तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जो पहले उस कार्य के विधियों के बारे में या कार्योत्तर विधियों के संबंध में जो संरक्षण है वो 20 के अंतर्गत हमारा आता है। दोहरे दंड से छूट, कोई भी एक ही क्राइम के लिए, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि विभागीय कार्रवाई, आपको अगर सज़ा मिल रही है, जैसे आप घूसखोरी वगैरह हैं तो घूस लेने के लिए आपको सज़ा मिलेगी और हो सकता है कि आपको विभाग से भी सस्पेंड कर दिया जाए, तो दोहरी सज़ा होगी। तो ये अपवाद है, अदरवाइज एक ही काम करने के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ये इसमें वर्णन मिलता है। अपने विरुद्ध गवाही देने, कोई भी व्यक्ति आपको, पुलिस वाले जैसे कोई भी हैं, कोई भी पुलिस का अधिकारी आ गया पकड़ के ले गया, जेल में डाल दिया, बोला कि भाई बोल अपने ने लगाए 2-4 चैंटे वगैरह, तो ऐसे नहीं, अपने विरुद्ध आपको गवाही देने से छूट मिलती है। आप अपने विरुद्ध गवाही दे, मतलब अपने ही विरुद्ध कोई गवाही दे, इस संबंध में आर्टिकल 20 हमको क्या देता है, संरक्षण देता है या छूट देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21, बहुत वाइड आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, कम से कम 30-40 चीज़ें इसके अंतर्गत लग, जैसे चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार इसी के अंतर्गत आ जाएगा 91। जैसे आप कहो कि मुझे सोना है तो सोना भी मेरा राइट है, कि हाँ लिखा गया है आर्टिकल 21 में, सोने का अधिकार है ना, खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, मतलब जीवन को जीने का अधिकार, जैसा भी आपका अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। राइट टू लाइफ या राइट टू लिव, ये सब बातें हमारे जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। इसी में एक बात बोली गई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको स्वैच्छिक रूप से जीवन जीने का अधिकार है। आप चाहें तो अपने इच्छा मृत्यु का भी प्रावधान कर सकते हैं, उसके लिए आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब जो पर्सनल लिबर्टी है और राइट टू लाइफ है, ये सभी बातों का जिक्र आर्टिकल 21 के अंतर्गत। बाद में आर्टिकल 21 में जैसे प्रारंभिक शिक्षा दिलाने का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षित होने का अधिकार, कहीं पर नौकरी के लिए मतलब कहीं पर व्यवसाय ढूंढने का अधिकार, ये सारे के सारे अपना जीवन यापन करने से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं। तो शिक्षा से संबंधित अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या किसी अभिभावक के कोई 6 से लेकर 14 साल तक के कोई बच्चे हैं, तो उन बच्चों के पास अगर उनके अभिभावक उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत उनके पास फंडामेंटल राइट है कि प्रत्येक 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को ये अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा ले सकता है या प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2002 में, और इसके तहत प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनमें याद रखिएगा कि जब ये 86वां संविधान संशोधन आया तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 51 का 11वां पॉइंट और आर्टिकल 21 का ए, इन 3 जगहों पर आपको प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बातें मिलेंगी। 21A प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य घोषित कर देगी, जिसके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन एक्ट है, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो 2009 में लाया गया था, 2010 से उसको लागू किया गया, वो यहाँ पर आता है। उसके बाद 45 जो आर्टिकल 45 है वो बोलता था कि सरकार जो 6 से कम उम्र के बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए भरण पोषण या उनके पोषण इत्यादि की व्यवस्था करेगी। लेकिन बाद में इसके डेफिनेशन को बदलते हुए बोल दिया गया कि सरकार 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के, सरकार का दायित्व होगा या राज्य का दायित्व होगा कि वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के लिए बंदोबस्त करे।
और ये तो राज्य सरकार के लिए हो गया। अगर किसी व्यक्ति की या बच्चे की बात करें तो उसको अधिकार की बात करें तो 21A में हो गया। राज्य प्रावधान करेगी इसके लिए हो गई कौन सी, आर्टिकल 45। और किसी व्यक्ति जो बच्चा है उस बच्चे के माँ बाप के लिए कर्तव्य घोषित कर दिए गए, तो वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 51 आर्टिकल 51A में है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 11वीं जो मैंने बताया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड की गई, वो इसी बात को लेकर ऐड की गई कि प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वो अपने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का बंदोबस्त करे। तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित एक आर्टिकल 21A, एक आर्टिकल 45 और एक आर्टिकल 51A का 11वां पॉइंट, 11th पॉइंट, ये आप याद रखेंगे। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए, गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण इस बात से क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी अगर होती है उसकी, तो उस गिरफ्तारी के संबंध में उस गिरफ्तारी का कारण जानने का किसी व्यक्ति को अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति को बिना बताए उसके घर से उस गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसके घर से गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि आपको अगर गिरफ्तार कर दिया जाता तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने का अधिकार है। हाँ, इसमें यात्रा के दौरान लिया गया समय को निकाल दिया जाता है। सपोज किसी पहाड़ी एरिया से कोई व्यक्ति लाया जा रहा है, अब पहाड़ी एरिया में कोई न्यायालय है नहीं, पहाड़ी रास्ता से 1 घंटा, वहाँ पर तो 1 घंटा नहीं, वहाँ तो 1 दिन ही पूरा क्या हो जाएगा, वहाँ से नीचे उतरने में लग जाएगा। तो अब कोई पहाड़ी एरिया में या किसी दूरस्थ गांव से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अगर लाया जा रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे तो 24 घंटे के अंदर का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना। अब मजिस्ट्रेट जो है वो नीचे किसी शहर में बसा हुआ है और शहर में आने में उसको 2 दिन लगते हैं, तो किसी पहाड़ी की चोटी से उसको शहर में सीधे फेंक थोड़ी दिया जाएगा, ठीक है ना। उसको वहाँ से यहाँ नीचे लाने में जब टाइम लग रहा है तो उस टाइम को एक्सक्लूड करके 24 आवर्स तब काउंट किए जाएंगे कि गिरफ्तारी से मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया समय, ठीक है। तो 24 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार होगा। और तीसरा पॉइंट आर्टिकल 22 का बोलता है कि अपने लिए वकील करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अगर जिसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपने लिए जमानत लगाने के लिए या किसी भी तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए, अपना बचाव करने के लिए उसको वकील करने का अधिकार होगा। फिर इसमें भी 2 बातों को अपवाद स्वरूप इंक्लूड किया गया है। एक तो वो कि यदि कोई शत्रु देश का नागरिक भारत में कोई भी गतिविधियां करते हुए पकड़ा गया, कोई भी अनुचित गतिविधियां करते हुए पकड़ा गया और वो शत्रु देश का नागरिक है, तो उसके लिए आपको कोई वकील करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। यदि आप कोई शत्रु देश के नागरिक हैं और हमारे देश में आए हैं और यहाँ पर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको वकील करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, निवारक निरोध के संबंध में जो निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाए गए लोग हैं उनको भी वकील करने का अधिकार नहीं होगा। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये क्या चीज़ है? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध उस चीज़ को आप नॉर्मली समझिए कि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। घाव लगने के बाद उसका इलाज, उसकी देखभाल करने से अच्छा है कि घाव लगने से पहले उसका बचाव कर लिया जाए। समझ लो, जैसे कि किसी व्यक्ति के प्रति आपको आशंका है कि वो व्यक्ति देश हित में या राष्ट्र हित में किसी भी प्रकार की अशांति फैला सकता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। और यदि इस संबंध में, इस शक के बेस पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने लिए वकील कर सके या वकील अपने लिए अरेंज कर सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 हमारे को फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमें वर्णित की जाती हैं या बताई जाती हैं, ठीक।